टीवी सीरियलों के 3,000 से अधिक एपिसोड, 50 से अधिक फिल्मों व सैकड़ों नाटक में अभिनय व कुछ नाटकों का निर्देशन कर चुके मशहूर रंगकर्मी, फिल्म और टीवी कलाकार अशोक बांठिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीकानेर में जन्मे और उदयपुर में पले बड़े अशोक बांठिया को अभिनय की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में मंगल सक्सेना से मिली थी, पर उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स आर्ट्स से एक्टिंग की ट्रेनिंग हासिल की। इस ट्रेनिंग की पूरा होते ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही सीरियल बॉडीलर में अभिनय करने का अवसर मिला। वह पहले भारतीय थे जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा काम करने का अवसर मिला था। इस सीरियल की वजह से वह रातों रात स्टार बन गए। उसके बाद वह भारत वापस आए और जाने भी 2000 तथा नासुर जैसी फिल्में की। लेकिन उसके बाद वह एक ऐसे हादसे का शिकार हुए कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन हार मानने वालों में से अशोक बांठिया नहीं थे। अशोक बांठिया ने 1983 से एक नई ऊर्जा के साथ अभिनय करना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। इन दिनों वह चाणक्य व कर्ण जैसे नाटकों में लगातार अभिनय व कर्ण नाटक का निर्देशन भी कर रहे हैं। हाल ही में अशोक बांठिया ने फिल्मी संगम चैनल पर अपनी बचपन से लेकर अब तक की अभिनय यात्रा पर चर्चा की, जिसमें से पहले भाग में उन्होंने बचपन से लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक की अभिनय यात्रा पर रोशनी डाली। अशोक बांठिया जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं। राजस्थान में फिल्मों का बहुत बड़ा कल्चर नहीं रहा है, अब हो गया, लेकिन उस जमाने में जबकि आप वहाँ पैदा हुए बड़े तब नहीं था। तो मुझे बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी पारिवारिक स्थितियाँ क्या थी कल्चर और सिनेमा को लेकर। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश बीकानेर की है। राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और हम लोग वहाँ से उदयपुर एक शहर है, बड़ा सुंदर शहर है, जहाँ कहते हैं कि उदयपुर इज सिटी ऑफ लेक्स एंड फाउंटेन्स, उस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। हम लोग माइग्रेट हो गए थे वहाँ पे, और मैं करीब 4 या 5 वर्ष का होगा तब मैं उदयपुर आ गया था। मेरे पिताजी उस समय उदयपुर शिफ्ट नहीं हुए थे, वो बीकानेर में ही रहते थे। और मेरे सबसे बड़े भाई वो उदयपुर आ गए थे, और हम 7 भाई हैं, 1 बहन है। हम सब 3 कमरों के एक घर में, मेरी दादी जी, मेरी माता, पिताजी वहीं थे, माता जी यहाँ आ गई थी। हम सब साथ रहते थे। और बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहन भी जनरली हमारे साथ ही रहती थी। और हमारे एक सबसे बड़े भाई जो हैं, उनकी भी शादी हो गई थी, तो वो हमारे भाभी जो है वो भी हमारे साथ रहती थी, और उनके 2 बच्चे वो भी हमारे साथ रहते थे। तो हम एक बहुत बड़ा परिवार एक तरह से, और खुला आंगन था, पेड़ पौधों के बीच में, और ज्यादा आबादी वाली जगह नहीं थी। कोई खास अब हम कोशिश कर रहे थे कि लाइफ को कैसे एक रास्ते पे लाया जाए। एक अकेला भाई कमाने वाला, बाकी के सब पढ़ने वाले, और हम सभी पढ़ने की कोशिश में थे। कि मुझे याद है 5-6 या पहली कक्षा में जब आया, तो मुझे एक ऐसी स्कूल में भर्ती करवाया गया। ये सब डेस्टिनी की बात कर रहा हूं मैं, कि मैं एक अकेला बेटा, पूरे परिवार का एक अकेला बंदा एक ऐसी स्कूल में भर्ती हो गया जो वहां की बेस्ट स्कूल थी, जिसका नाम था विद्या भवन। और मुझे नहीं पता कैसे मेरे पिताजी या मेरे भाई या सब लोग वहां की फीस अफोर्ड करते थे, कैसे वहां के जो ड्रेसेस थी, जो रोज अच्छे सॉक्स पहनना, अच्छे शूज पहनना, वो सब कैसे अफोर्ड करते हैं। अच्छा बैग लेना, किताबें साफ सुथरी होनी चाहिए, जिस तरह का बैकग्राउंड था वहां, जब मैं आज सोचता हूं कि ये कैसे हुआ होगा कि सभी भाई एक गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, जहां फीस माफ हो जाती थी या फीस लगती ही नहीं थी। उन सब में से एक बच्चा कैसे एक ऐसी स्कूल में चला गया जहां गुरुकुल प्रथा थी। हम लोग पढ़े वहीं पे गुरुकुल प्रथा में। हमें जैसे
शुक्रवार को अमरूद पार्टी होती थी या दूसरे हफ्ते गन्ना पार्टी होती थी। हमें उस स्कूल में सुबह 7 बजे पहुंचना होता था। हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे बस को, तो हम पैदल जाते थे। बच्चे थे छोटे छोटे, फिर भी पैदल जाते थे। करीब 1.5-2 माइल दूर था वो स्कूल, और हम खेतों में से दीवार फांद के और फिर स्कूल में पहुंच जाते थे। उस स्कूल में मेरी नींव जिसे कहते हैं वो है विद्याभवन में पड़ी थी। वहां हमने, जैसे लंच होता था तो हमको टिफिन ले जाना पड़ता था। टिफिन वहां पे हम करीब 500 बच्चे एक साथ खाना खाते थे। टाट पट्टी लगती थी, सब लोग उस पर बैठते थे, और थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच, ये सब हमारे घर से हम ले जाते थे और वहीं रखी जाती थी। हमें मांजना पड़ता था उसको, खाना खा के उसे मांजना पड़ता था। देखिए, अब वो जो संस्कार है कि 500 बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और फिर हम खाना खा के जब विसिल बजती थी, जब गुरुजी हमारे विसिल बजाते थे, तब हम मट्टी भर के थाली में, और वहां नल लगे होते थे, टैब्स लगे हुए थे, तो हम वहां जाके अपने छोटे छोटे हाथों से थाली वगैरह, कटोरी वगैरह साफ करते थे और उसे अलमारी में सजा के रखते थे। उसके बाद हमें 15-20 मिनट का ब्रेक मिलता, और फिर हमारा तकिया, हमारी दरी और एक चादर वहां रखी रहती थी। वो हमारा था, वो हम कबर्ड में से निकालते थे, और हमें कंपल्सरी 45 मिनट के लिए रेस्ट करना पड़ता था। तो हम 45 मिनट सब, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता था जो वहां से एब्सेंट हो सकता था या कुछ भी। हमारा मॉनिटर ये देखता था कि सब बच्चे वहां आए, और विसिल बजती थी तब लेटते थे, और विसिल ही बजती तब 45 मिनट के बाद तब हम जा। उसके बाद 4:30 बजे शाम की हमें ग्राउंड पे जाना पड़ता था। हमें कंपल्सरी था खेलना। तो वो जो खेल में, बॉडी में, जो क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल है या टेनिस है या जिम है, उस समय वहां जिम हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं कि करीब 55 साल पहले की बात, वहां जिम भी था, और हमारे टीचर्स हमें बिल्कुल तैयार करने में लगे रहते थे। तो ये संस्कार मेरे में आए। अब इस संस्कार के साथ साथ मैं क्या करता रहा, ये सब कोई दैवीय शक्ति होती है, उस तरह का काम हो रहा था कि मैं जब सड़क से जा रहा होता या कहीं संडे को कहीं घूम रहा होता इधर उधर, तो जो सड़क पे खेल दिखाने वाले होते थे मदारी लोग, वो खेल देखने में बड़ा मजा आता था, और घंटों घंटों खड़ा मदारी का खेल देखता रहता था। और वो जो साइकिल चलाते थे उस जमाने में, जो 1-2 दिन तक साइकिल पे घूमते ही रहते थे, वो देखता रहता था। तो मुझे लगता है ये देखने का शौक मेरे आज की कला के अंदर, जो कलाकार बनाने में, वो शौक, उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पैदा होता है आप में। आप किसी और को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, तो आप में कहीं न कहीं अनजाने में या जाने में एक ऐसी कला के प्रति एक आस्था, एक रुझान शुरू हो जाता था, और वही कारण है शायद मैं आज। लेकिन मैं, आपने जैसे प्रश्न किया था कि मेरा कला से कैसे, तो मेरे परिवार में कोई नहीं। हम तो एक बिजनेस फैमिली से, बिजनेस भी बाद में शुरू हुआ, पहले तो मेरे भाई नौकरी करते थे, और कैसे हम सबको पढ़ा सकते थे या कैसे भी हम लोग जी रहे थे, और एक छोटे से 3 कमरों के घर में रहते थे। हमें ये भी याद है कि हमें अगर टॉयलेट या बाथरूम जाना पड़ता था तो बहुत दूर तक हमें लोटा लेके जाना पड़ता था। तो हमें वो चीजें आई ही नहीं थी, वो समझ ही नहीं आई थी कि कला भी कोई चीज है। आर्ट की तरफ, मतलब आप 2 एंड्स तो मिला ही नहीं रह पा रहे थे, तो कला की तरफ तो क्या देखते थे। बट ये जो एक अकेला बच्चा पूरे परिवार में 15 लोगों के बीच में, एक मैं कैसे पल रहा था, कौन सी शक्ति थी वो जो मुझे अलग लेके जा रही थी, कैसे मेरे को एक अलग ही पालने में डाल रखा था मुझे, और मैं ये सब शौक पाल रहा था धीरे 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 धीरे।
और मुझे एक अच्छा, हम स्कूल के अंदर वो भी करते थे, हमें कारपेंटरी सिखाई जाती थी। आज जो मैं अगर स्टेज के ऊपर स्टेज सेट बनाता हूं और कील ठोकता हूं, वो कील मैंने स्कूल में ठोकी। आज भी उतनी ही खूबसूरती से मैं कील ठोक सकता हूं। वो मैंने चौथी या पांचवी कक्षा में सीख लिया था। पौधों को और पेड़ों को पहचानना, वो मैंने वहीं सीख लिया था चौथी पांचवी कक्षा के। तो एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कूल, वन ऑफ द, जिसे कहते हैं गुरुकुल में मैं बड़ा पैदा हुआ, और उसी में वहीं से नर्चर भी हुआ। तो अब धीरे 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 मैं, ये शौक मेरा बढ़ता गया। मैं स्कूल में पढ़ रहा था, अचानक एक मित्र है मेरे, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे, जिस ढंग से शिक्षा मिल रही थी, 500 बच्चे एक साथ, वो जो चीज़ें उस वक्त आप सीख रहे थे, जो एहसास नहीं हो रहा था, आज जब आप सोचते हैं तो क्या लगता है कि वो जो शिक्षा थी वो कहाँ जरूरत होती है उसकी, और कितनी आपके जीवन में काम आई? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा आपको थोड़ी देर के बाद, जरूर। बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको जोड़ूंगा मैं, क्योंकि आपने जैसे ही प्रश्न किया मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए एकदम, क्योंकि मैं आज भी वैसा ही हूं। मेरे को लगता है मैं अभी भी गुरुकुल का बच्चा हूं, और मैं अपने परिवार में भी, मेरे अपने दोस्तों के साथ भी, मेरे पहचान वाले, मेरे थिएटर वाले, मेरे फिल्म के दोस्त, उन सब के साथ भी जैसे मैं उस समय का अशोक हूं। वो जो मेरे अंदर संस्कार, उसे जैसे कहते हैं, वो संस्कार आ गए थे, वो आज तक नहीं गए हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि आज तक उन संस्कारों से मैं ऐसा बंधा हुआ हूं, और जो प्रोफेशनलिज्म आया है मेरे में, वो धंधे वाला नहीं आया। प्रोफेशनलिज्म आया, एम्बिशन आया, लेकिन उसका धंधा नहीं आया। और वो कारण है हमारी स्कूल, जिस स्कूल ने मेरे को बड़ा किया, जिस स्कूल ने संस्कार दिया, वहीं से। अब ये आपको बता दूं, मैं जब कर रहा था तो एक दोस्त हमारे एरिया में ही रहता था, हम जा रहे थे, पंचवटी नाम की जगह थी, वहां पे एक मेरा मित्र है जो गाना गाता था, सरदार है, और उम्र रही होगी हमारी 15, 16, 17 साल की। वो गाता था, और वो कहीं से आ रहा होता, तो साइकिल पे रात को 9, 10 बजे भी हो रही होती, वो अकेला ही जोर जोर से गाते हुए निकल जाता था साइकिल पे। वो पूरे मोहल्ले को पता था कि वो एक सरदार है जो यहां से निकल रहा है, वो गाता है, और वो बहुत खूबसूरत गाता था। तो वो इतना, मतलब अपने आप में मगन रह के गाता था। तो वही दोस्त एक दिन मेरे को बोलता है कि तुझे कहीं मिलाना चाहता हूं। मैंने कहा कहाँ है भाई? तो क्या बस थोड़ी सी दूर है, और मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, वहां पे मुझे इंतजार हो रहा है। तो क्या नहीं, थोड़ी देर के लिए आ जाता। तो आखिर में वो जीता, मुझे ले गया। वहां मुझे एक गुरु मिले, जिनका नाम था मंगल सक्सेना। वो एक नाट्य ग्रुप चलाते थे। वहां मैंने देखा कि 15 बच्चे नीचे चटाई पे बैठे हुए स्क्रिप्ट की रीडिंग कर रहे हैं, नाटकों को पढ़ते थे, और नाटकों को पढ़ने के बाद उसके एनालाइज करते थे। परफॉर्मेंस की बात अभी तक कुछ नहीं पता था हमको, लेकिन वो जो शाम को पढ़ने का एक शौक, नाटकों को पढ़ने का शौक, और वो दिन था। और आज का दिन मैं रोज शाम को उनके घर पहुंच जाता, 6 बजने का इंतजार करता। अब ये भी क्या आया मेरे में, कुछ समझ में नहीं आया, ये क्यों आ रहा है? ये सारी की सारी चीज मेरे अंदर कैसे बैठती जा रही थी, कैसे अंदर घुसती जा रही थी, कि मैं उन गुरु के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि घर और मुझ में अब दूरी होने लगी। मेरा शौक अब कुछ और ज्यादा बढ़ने लगा था, और घर वालों को थोड़ा सा लगने लगा था कि ये कुछ गलत शौक में जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि छोटे शहर में और इस तरह के ऑर्थोडॉक्स परिवार के अंदर इस तरह के शौक पालना बहुत बुरा माना जाता था।
उस समय भी और आज भी है, आज भी कई जगह हैं, क्योंकि मैं यही कहता हूँ हमेशा कि टेलीविजन, फिल्म, उसमें हम जब किसी और बच्चे को नाचते हुए देखते हैं, किसी और बच्चे को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो हजारों लाखों लोग एंटरटेन होते हैं उससे। और जब हमको ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को भेजेंगे, तो कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे को नहीं। तो ये अजीब सी आयरनी हमारे देश में, क्या पूरे दुनिया में हो सकती है कि इस फील्ड में भेजने से पहले एक क्यों पेरेंट्स कतराता है। तो उस समय भी यही हुआ मेरे साथ कि मैं उस फील्ड में जाऊं ना जाऊं, और उस फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन परिवार समझ नहीं रहा था ये जा कर है, ये 6 बजे क्यों चला जाता है, कहां चला जाता है, और उम्र क्या, उम्र 17 साल, 16-17 साल की। और उस समय वो चाहते थे कि इस समय आते आते जब मैं इतना बड़ा हो गया, तो हमारे परिवार ने एक बिजनेस शुरू कर दिया था, टीकवुड का बिजनेस। वो मेरे मामा करते थे, तो उन्होंने मामा ने कहा कि आप भी कर लीजिए, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होते थे। 16-17 साल की उम्र में हमें भी इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि मारवाड़ी परिवार तो बस धंधा ही है और कुछ जीवन होता नहीं है उनके लिए। तो हमने कहा चलो, तो हम भी वहां काम करने लगे थे। और वो कई तरह के काम, मतलब रेलवे स्टेशन पे जाके अगर वेगन से माल आता था, तो रात को उसकी मतलब पैरवी करने के लिए हम लोगों को वहां पे रात को रहना पड़ता था। उसका लकड़ी का घर बनाते थे, उसके अंदर रहने लगते थे हम लोग, और हम रात भर देखते रहते थे कि कोई चोरी नहीं हो जाए, कोई एक लकड़ी ना उठा लेके जाए। तो वो एक तरफ चल रहा था, एक तरफ मेरा थिएटर का शौक, जहां नाटकों को पढ़ने का शौक, पढ़ने की बातचीत चल रही थी, और उस पढ़ने में जो मैं रम सा जा रहा था, मुझे एनालाइज करने का शब्द का पता लग गया कि कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे कैरेक्टराइजेशन शुरू करते हैं, और कैसे नाटकों को पढ़ा जाता है, कैसे प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडिल होती है और एंड होता है। और इधर मुझे बिजनेस के अंदर भी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था 17-18 साल की उम्र में, जो स्कूल का बैकग्राउंड था, जो एक हल्की समझ पैदा हो गई थी, ज्यादा समझ हो गई थी दूसरे बच्चों से ज्यादा परिवार में, तो उनको लगा था कि ये एक ऐसा हाथ है कि हमारे परिवार में इतना बढ़िया काम कर सकता है, और हमारे जो बिजनेस है या हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में इसका साथ जरूरी था। तो मैं इतने बड़े स्ट्रगल में हो गया था कि एक तरफ मैं परिवार को चुनूं, दूसरी तरफ मैं इस शौक को, जो अभी मुझे जुनून की तरह लगने लगा था, मैं इस तरह से चलने लगा था उसमें कि मुझे स्वप्न में भी नाटक या परफॉर्मेंस या इस तरह की चीजें दिखाई देने लग गई थी। और मतलब हम इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट से निकलने लगा था मैं, परिवार और मेरे में। और इधर दूसरी तरफ मैं नाटकों में एक्ट करने लगा, परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। और परफॉर्मेंस में भी मैं कुछ ठीक ठीक दिखता था, तो मुझे मेन रोल मिलने लगे, और छोटे से शहर का हीरो बन गया मैं। वो नुकसान वहां से शुरू होने लगा था मेरे अंदर कि मैं कुछ गलत आदतों में भी लगने लगा था। बच गया मैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्मोकिंग और आप इस तरह के दुकान पे, पान की दुकान पे खड़े और अपने आप को एक हीरो इमेज में लाने लगे, जो हर शहर का छोटा बच्चा आता ही है। और उसकी जो सोच होती है कि वो बड़े शहर में जाए या बंबई जाए और फिल्म का हीरो बने। हमें भी लगता था हम भी ऐसे लगते हैं शीशे में से देख के। तो ये यहाँ मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था, और परफॉर्मेंस शुरू हो गई। एक दिन पिताजी को कहा, मैंने कहा कि नाटक है मेरा, आप देखना है ये। झिड़क दिया मेरे को उन्होंने कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। और मैंने कहा फ्री है? उनको लगा टिकट विकेट लगता हो। मैंने कहा भाई फ्री है, आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। पर इसी के बाद एक खूबसूरत बात यह है कि मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरे पिताजी पीली पगड़ी पहनते थे, और मैंने अचानक ऑडियंस में देखा, और मैंने कहा एक पीली पगड़ी वाला राइट इन द मिडिल कोई बैठा हुआ है।
और वो मेरे पिताजी थे। तो उस दिन मुझे अंदर से लगा कि ये देखो, कहीं इनडायरेक्टली कला को अप्रिशिएट करते हैं मेरे पिताजी। घाट पहुंचने के बाद आपके पिताजी ने क्या कहा? क्या घर उन्होंने पहुंचने बताया के तो? बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। उनको लगा मेरे को पता ही नहीं चला कि वो आए थे। वो चले गए बिना मिले मेरे से। लेकिन अगले दिन मेरा अखबार में नाम आया था। अखबार में नाम आया था और उनकी आदत थी कि अगर मेरे बारे में कुछ भी अच्छा आता था तो वो अखबार को उठाते, अपना एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर होता था, कैसेट्स होती थी, कैसेट डालते और वो पढ़ पढ़ के उसको पूरा आर्टिकल जो है वो उसको रिकॉर्ड करते थे। तो मैंने कहीं आवाज आई कि कुछ पिताजी के कमरे में कुछ सुनाई दे रहा है। तो मैं चला गया। मैंने देखा कि वो मेरा नाम 2-3 बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, बार बार, क्योंकि उसमें वो नाटक का नाम भी था, मेरे बारे में थोड़ी सी प्रेज भी थी, वो सब मेरे पिताजी। इस तरह से उन्होंने करीब नहीं तो आज भी मेरे पास 300 ऐसी कैसेट्स हैं जिसमें मेरे पिताजी ने अखबार में आए हुए सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। वो मैंने अपने पास संजो के रखे हुए हैं। तो ये देख लीजिए आप, मतलब किस तरह की आयरनी से आप निकलते हैं, किस तरह से जीवन आपका एक एक एक, एक दिशा देता है आपको। वो इधर दूसरी तरफ पिताजी नाराज रहते थे, भाई लोग नाराज रहते थे, मुझे लेट आने की वो हो गई थी, रिहर्सल करते थे, कहीं पे भी सो जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, घर से बिल्कुल नाता ही खत्म हो गया था। बाहर बरामदे में बिस्तर लगा दिया जाता था, वहीं पे माँ पानी रख देती थी और कुछ खाने तो बाहर कहीं पे भी खा के आ जाते थे। प्यास तो लगती थी तो पानी, एक दिन माँ भूल गई पानी रखना तो रात को हम खाना वाना 2-2:30 बजे आए लौट के, तो देखा पानी नहीं है। तो सामने वाले घर में कूद के देखा, वहां भी नल बंद था। तो कुछ दूरी पर एक गार्डन है जहाँ नाव चलती है पानी के अंदर, वहां मैं कुर्ता पहनता था, उस जमाने में जीन्स पहनता था। मैंने वहां से अपना कुर्ता ऐसे रखा और ऐसे करके पानी पिया, प्यास बुझाई। तो इस तरह के दिन भी देखे हुए हैं, इतने खूबसूरत दिन है। मतलब उस दिन को याद करके लगता है मेरे को कि वाह, क्या जर्नी है, क्या खूबसूरत जर्नी है। और फिर इस तरह से मेरे नाटकों में अब एक समय आया जब 10 नाटक हो गए एज एन एक्टर, और यहां लगने लगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया। अब हो गया, अब मैं तो हीरो हो गया, बन गया, जो कि मेरे ख्याल से सभी बच्चे सोचते होंगे, सभी के दिमाग में आता होगा कि चलो अब तो अपना जीवन बन गया है। ओके, तब मुझे लगने लगा कि अब मैं रुक गया, स्टैग्नेंसी आ गई। परिवार से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा कि नहीं, अब तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इधर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, छोड़ ही नहीं पाऊंगा, कैसे छोड़ पाऊंगा, और इधर भी नहीं छोड़ सकता, परिवार को भी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन स्टैग्नेंसी, रुक गया कहीं पे एकदम। फिर मैंने कहा इसका एक ही तोड़ है कि मैं इस शहर से निकल जाऊं, एक ही तोड़ है। अगर मुझे ये छोड़ के परिवार में रहना है तो फिर बिजनेस के अंदर उनका सपोर्ट करूं और उन्हें खुश रखें कि भाई अब मैं आ गया हूं आपके साथ, या फिर अगर मुझे इस तरफ ही जाना है तो शहर के अंदर रह के नहीं हो सकता था। ये है अब मेरी उम्र 20 साल की, और 20 वर्ष की उम्र, और मुझे शहर में जो मिलता था, और कोई बाहर से अगर आता था बस किसी और कंट्री से, तो उसके बाद चला जाए। आप क्या करते हैं, मैं तो वहां पे वॉलीबॉल का वो कोच हूं, मेरे को असिस्टेंट बना के ले जाइए ना, मैं भी चलता हूं। मुझे शहर छोड़ के जाना है बस, अबे बाप रे। और किसी के पास भी, हर किसी को पकड़ा के मैं कहता कि कैसे जाऊं, कैसे जा सकता हूं। ये सब चल रहा है, इधर भी स्ट्रगल चल रहा है, इधर कला के प्रति इतना मोह, इतना ज्यादा झुकाव, और मैं पूरा एक
पर यह भी प्रिपरेशन है, ये भी तैयारी है मेरी एक तरह से। ऊपर वाला जब तैयार करता है ना आपको, तो ये सब परीक्षाएं देनी पड़ती है और देनी चाहिए, और अपने आप देती है कि ये एक कलाकार की तरफ जाए, ऊपर वाला चाहता है ये अपने आप को इस बिजनेस में रह के, और इसका काम है किसी पूरे देश को, पूरी दुनिया को एंटरटेन करना, यहाँ पे छोटे से शहर के अंदर सकम नहीं होना। तो ये भी एक बहुत कमाल की चीज होती है। हम आपको बता दें, आप सब जो सुनने वाले हैं सबको, कि एक ये परीक्षाएं होती है, आपकी डेस्टिनी है, आपको कहीं न कहीं लेके ही जाएगी। आपका वो चैप्टर वहां लिखा हुआ है कि कैसे आप वहां पहुंचोगे। तो बस अब एक दिन अचानक हम घर पे ही हैं और एक टेलीग्राम मेरे नाम पे आता है। उसमें लिखा होता है, उस मेरे दोस्त का नाम है, वो चंडीगढ़ में रहता था वहां पे, और वहां टाटा के किसी उसमें ऑफिस में पीआरओ था। उसका टेलीग्राम था, विलास जानवे उसका नाम है, अभी भी हमारे मित्र हैं। उन्होंने एक टेलीग्राम में लिखा कि एक यहाँ डिपार्टमेंट है एक्टिंग की, और 1 हफ्ता बाकी है, इंटरव्यू है, 200 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, अगर तेरा मन है आजा, 1 हफ्ता बाकी है। अब मैं जवाब भी नहीं दे सकता था, अब मैं घर वालों से भी नहीं पूछ सकता था। और मैंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक अंगूठी पहनता था मैं, बड़ा मोती उसमें था, पर्ल, वो मेरी माँ ने चांदी के अंदर लगी हुई कभी दे दी थी कि तेरे को ज्यादा गुस्सा ना आए और शांत रहे थोड़ा सा, क्योंकि उन दिनों वो जो चल रहा था ना स्ट्रगल। तो अब मेरे पास बहुत मन इकट्ठा करके मैंने उस अंगूठी को किसी के पास दिया, थोड़े पैसे लिए, ट्रेन पकड़ी और मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया उधर। वो है 1970। हाँ, उस बीच मैंने कॉलेज किया, 3 साल बीकॉम किया, पढ़ता रहा, यूनिवर्सिटी में थिएटर भी करता रहा, यूनिवर्सिटी में कल्चरल कमेटी का हेड भी बना रहा। वो तैयारियां मेरी रहती रही, वो करता रहा, और एनुअल फंक्शंस, यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शंस, उसमें मैं भाग लेता रहा। जुनून बहुत था, मेहनत बहुत करने का मन करता था, और सारे एक ऐसा ग्रुप था हमारा कि हम लोग जुनूनी थे थिएटर के प्रति, आर्ट के प्रति, इतना ज्यादा हमारे अंदर वो था कि नहीं, हमें करना है। तो मैं अपना बीकॉम किया, पास हो गया था, और एमए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रहना था, कॉलेज में रहना था, तो मैंने एमए प्रीवियस ले लिया था उसमें, पॉलिटिकल साइंस में, खाली क्लास में जाने के लिए, कॉलेज में रहने के लिए, बाकी तो थिएटर करना था वहां पे। तो इसी बीच ये टेलीग्राम जो मैं बता रहा था उसमें आया था, तो ये 76-77 की बात है। मैं चंडीगढ़ चला गया, मैंने इंटरव्यू दिया वहां जाकर, और मेरे इस दोस्त के घर पे रुका, इंटरव्यू दिया, मैं पास हो गया, सेलेक्ट हो गया। मैं शायद, मुझे याद नहीं है, मैं पहला या दूसरे नंबर पे सेलेक्ट हुआ था, और मुझे 200 रुपए स्कॉलरशिप मिल गई थी। बस सर, वो दिन था, और आज का दिन है। मैं बाहर ही हूं, घर की तरफ नहीं लौटा, मतलब अब घर तो जाता रहता हूं, लेकिन उस तरह से घर के बिजनेस में नहीं रहा। वहां मैंने 1 वर्ष पढ़ा, 1 वर्ष काम किया। जी, कुछ पूछ रहे थे आप। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद जब आपके घर वालों को पता चला होगा कि आपने ये कदम उठाया, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? अरे बड़ा, मतलब हम लोग सब बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत ही, और दिमाग से कम सोचना, दिल से ज्यादा सोचने वाली बात है। और मेरे भाई आ गए और उन्होंने कहा कि हम मर गए हैं क्या करते हो तुम, ये है वो है, 200 रुपए के लिए तुमने छोड़ दिया स्कॉलरशिप। लेकिन मैं तो मानना नहीं था मुझे, क्योंकि मैं निकल के आ गया था, और कैसे मानता,
प्रतिक्रिया तो हुई, बहुत हुई, एक तरह से खुशी भी हुई उनको। कहीं मैं आज भी सोचता हूं कि रेट्रोस्पेक्ट अगर करूं मैं, दे वर हैप्पी कि यार, और कुछ नहीं तो हमारे परिवार का एक बच्चा अपने तरह से अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सक्सेस भी होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि उन्होंने अब ये तय कर लिया था, जब ये किया मैंने, तो छोड़ दो इसको, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। कितने वर्ष तक ये कर पाएगा, अगर लौट के आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है और अपना करियर बनाता है तो फाइन। आई मीन, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। वो ये सोच रहे थे कि इसको अभी इस समय छोड़ देना चाहिए। अब चंडीगढ़ में कुमार वर्मा हमारे डायरेक्टर थे, बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है, और मैं वहां करने लगा। दिक्कत एक ही थी कि उदयपुर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज नहीं थी। अब मुझे मिला प्रोविजनल एडमिशन। मेरा जो है, आप देखिए कितनी परीक्षाएं लेता है ऊपर वाला, ये भी एक और परीक्षा थी। अब मैं 6 महीने हो गए, मेरी फीस जमा नहीं हो रही, और मैं वहां नाटक में काम कर रहा हूं। हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और मुझे, अगर मैं फीस नहीं जमा होती और रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो मैं 1 साल खराब है मेरा, और मैं वापस कहां जाऊंगा, फिर से क्या करूंगा। तो बस यही सोच के मैं कर रहा हूं। एक नाटक था, इडिपस, किंग इडिपस, ग्रीक ट्रेजेडी, और भाग्य से मुझे मेन रोल उसमें मिला। हम 12 स्टूडेंट्स थे वहां पे उस क्लास में, और कुमार साहब ने कहा कि इडिपस आप करोगे। मेरे को एक पर्पस मिला, 1-1.5-2 महीने का जो रिहर्सल होता है, वो पर्पस मिला कि यस करो कुछ, अब बस अब अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो रोल मैंने बहुत अच्छे से निभाया। 10 शो थे। पहले शो में हमारे वाइस चांसलर देखने आए, वीसी उसे नाटक को देखने आए, और इंटीमेट थिएटर था, स्टूडियो के अंदर था, बहुत खूबसूरत सा सेट लगा हुआ था, ऑडियंस बिल्कुल हमारे करीब बैठती थी, यहाँ से एकदम ही। कई बार तो मैंने देखा है कि महिलाएं सुबकती थी उस नाटक में मेरी परफॉर्मेंस के साथ। तो हमारे वाइस चांसलर ने नाटक खत्म होने के बाद जब वो कॉरिडोर से जा रहे थे तो कहा कि वो लड़का कौन है जिसने इडिपस का रोल किया। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा है, आई वुड लाइक टू मीट हिम। तो मेरे को भागाया, किसी को बुला के लाओ उसको। मैं आया, सर से मिला, हाय जेंटलमैन, हाय यंग मैन, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। मैंने कहा थैंक यू सर। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि वो तो सब ठीक है सर, लेकिन ये लड़का जो है यहां से चला जाएगा अगर उदयपुर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि सर इज प्रोविजनल एडमिशन है इसका, और ये अभी तक जो है नहीं जा पा रहा, फीस जमा नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा अरे ऐसा है, ओके लेट मी सी। कुछ 3 दिन के बाद हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बुलाया गया है। वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे अपना स्कूटर हुआ करता था उनके पास, और मेरा ये लास्ट डे था। 10 शो के बाद की बात है, 10 शो खत्म हो गए थे, उसके 3 दिन के बाद मेरा यह आखिरी तीसरा दिन जो था वो आखिरी दिन था। आज फीस जमा हो गई तो ठीक, नहीं तो आपका जय जयराम जी की, आप निकल जाए। और मैं एक पेड़ के नीचे, वहीं बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे सुबह 10:30 बैठा हूं, वो चले गए। अब मैं कह रहा हूं क्या, अब लाइफ ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, खाना नहीं खाया है अभी तक, लेकिन वापस लौट के घर जाना जो है ना, दैट्स अ फेल्यूर। वो फेल्यूर था, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे बात थी कि मैं वापस घर जाऊं। पर अब क्या
आगे क्या था मेरी लाइफ के अंदर और आगे क्या लिखा हुआ था मेरे को कुछ भी पता नहीं। शाम के 4:30 बजे स्कूटर पे वो आए और वो बोले कि गो एंड डिपॉजिट योर फीस। मैंने व्हाट सर, ये जाओ क्या आपने डिपॉजिट फीस जमा कर। मैंने फीस तो ही नहीं, कहा है मेरे को ना स्कॉलरशिप मिलती है ना कुछ होता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। अच्छा, मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा ये लीजिए और जाके जल्दी से फीस जमा कर। एंड दैट इज हाउ आज तक उदयपुर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज्ड। किसी भी कोर्स में जाइए आप, उदयपुर का बच्चा जो है वहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। तो चंडीगढ़ में आप कितने साल रहे और किस ढंग की ट्रेनिंग थी और क्या सीखा? चंडीगढ़ में मैं 1 वर्ष रहा और मुझे 200 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। एक स्ट्रगल था, मैं नॉन पंजाबी था और बाकी सब पंजाबी थी। वो एक भाषा का और एक थोड़ा सा होता है, मतलब कितना भी मैं मिलनसार रहा हूं या कुछ भी हो, एक हल्का सा डिटैचमेंट हो जाता है कई बार। वो एक लड़ाई अंदर से करता रहा। उसके बाद मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था मेरे उसी दोस्त के साथ। तो हम रोज शाम को मराठी थिएटर की तरफ झुका होता, वो मराठी था। अच्छा। तो महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के साथ मेरा जीवन शुरू हुआ। शाम मेरी उनके साथ बीतती थी। जैसे आपटे आंटी थी, उनके घर पे मेरी पहली बार मुलाकात हमारे जवाहर पटेल साहब से हुई थी। वो वहां आए थे और वो शाम बीती थी। तो उसके बाद मैंने उनको याद भी दिलाया कि मैं आपसे मिला था चंडीगढ़ में जब था, तो क्या हाँ याद है। तो इस तरह के हम मराठी उनके फंक्शंस हम करवाते थे शाम को, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उनको डायरेक्ट करते थे, उनके कॉस्ट्यूम्स करते थे, मेकअप कर देते थे, जो भी। वो एक हमारा ग्रुप था। वो हम तो जो एक ठंडापन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है, वो मराठी थिएटर से। इधर डिपार्टमेंट मुझे इतनी कुछ चीजें सिखा रहा था। आपको पता है इसी डिपार्टमेंट से अनुपम खेर साहब भी हैं, किरण खेर साहब भी हैं, और भी कई एक्टर हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के जो इसी डिपार्टमेंट से थे। और ये जो ट्रेनिंग थी, 1 साल की ट्रेनिंग, मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि यहां जितना सीख सकूं मैं, जितना काम कर सकूं, दिन रात, चाहे लाइट्स करूं, चाहे बैक स्टेज करूं, चाहे सेट लगाऊं। एक सेट की बात करता हूं मैं, वहां पे एक सेट लगा रहे थे हम लोग, पंजाबी फोक टेल नाटक था। और हमने सेट लगाया, बड़ा सुंदर सेट लगाया कि वहां से मट्टी का पाथवे आता था और वो होते 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 उसके दोनों अंदर रेत भरी हुई थी, मट्टी भरी हुई थी, और वहां से बाहर जाता था स्टेज के बाहर जाके, और वहां पे भी वो अपना रैंप जो है आगे भी बढ़ता था। और शो है 2 दिन के बाद। अब मैं सेट लगा रहा था और स्टेज मैनेजर भी था। 2 दिन के बाद शो था और चंडीगढ़ में ओले पड़ गए, बारिश हो गई, पूरा सेट बर्बाद। उसने जो दीवारें थी उसने सेट को छोड़ दिया। मीटिंग हुई, सबने कहा नहीं होगा शो, इम्पॉसिबल। मैंने कहा होगा, हम शो करेंगे। कैसे करोगे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा काम करते हैं, 2-4 ट्रकें रेती मंगवाते, मट्टी की रेती मंगाते, रेत मंगाते, वो सोख लेगी पानी को काफी, और 10-15 बड़े बड़े पंखे मंगाते, है ना, बड़े पंखे मंगाते, उनको खड़ा करते। अगर आज रात भर चला के और मट्टी फैल के कल डिसाइड कर लेंगे कि अगर होगा या नहीं होगा। बिलीव मी और नॉट, आफ्टर 2 days शो हुआ। वो जो जुनून था ना सर, वो जो बिलीफ था किसी भी चीज को करने का, वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा था, धीरे धीरे इतना स्ट्रांग होता जा रहा था कि, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी। मैंने कहा अगर ये काम नहीं किया, ये काम अगर नहीं मैंने बिलीव के साथ किया या स्ट्रांग विल के साथ किया, तो नहीं वापस बैक स्टेज और वापस पीछे जाना नहीं था मुझे। आगे जाने के लिए सब कटा था मुझे, और वो हो रहा था। खैर
ये शो भी हो गया। तो इस तरह से मैंने वहाँ की ट्रेनिंग को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छा से निभाया और मैंने बढ़िया तरीके से पास किया। वहीं कुमार वर्मा ने मेरा नाम दिल्ली में सजेस्ट किया। वो एनएसडीएन थे। अच्छा। उन्होंने ड्रामा स्कूल में एक नाम सजेस्ट किया कि चंडीगढ़ से बच्चा आ सकता है, हम फॉर्म भरेंगे, इंटरव्यू है होगा उसका, बट ही इज गुड, ही इज, प्लीज अगर देखें उसमें, इफ यू कैन टेक केयर। तो मैंने साल भर होने से पहले भर दिया अपना चंडीगढ़ में और फॉर्म भर दिया। मेरा फॉर्म सेलेक्ट भी हुआ। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बड़े बड़े लोग थे, राम गोपाल बजाज, बीएम शाह, अपना बीवी कारंत, और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैंने जो भी इंटरव्यू था परफॉर्म किया, इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। उसमें सेलेक्ट हो गया। दैट वाज माय नेशनल स्कूल ड्रामा 1982 ना, 82 नहीं, 78-79, 82 में तो मैं पास हुआ। तो मैं चंडीगढ़ में इस तरह से मेरा प्रवास रहा और मैंने चंडीगढ़ को देखा, जाना और खूबसूरती को अपने में लिया, और वो एक वहाँ का मौसम वगैरह और पूरा आर्ट और कल्चर को पी लिया वहाँ पे मैंने एक साल में। जितना मैं स्टैग्नेंसी आ गई थी अपने शहर के अंदर, उधर राजस्थान में रहते हुए उदयपुर में, वो मैंने जिसे कहते हैं ना कि मैंने वो स्टैग्नेंसी को फ्लश आउट कर दिया, पानी से बहा दिया, और मैं यहाँ अपने फोकस हो चुका था। चंडीगढ़ में रहते हुए थिएटर भी कर लिया आपने, ट्रेनिंग भी अच्छी मिल गई सब, फिर एनएसडी जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई थी? एनएसडी जाने की महसूस सबसे पहले तो है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्कूल ड्रामा, वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि अरे वहाँ का एडमिशन और वहाँ का पास आउट स्टूडेंट, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मनोहर सिंह थे, सुरेखा सीकरी थी, इस तरह से आलोकनाथ, नीना गुप्ता, ये सब वहाँ से निकल रहे थे। तो और वहाँ वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर्स आते थे, बच्चों को पढ़ाते, जो हमें चंडीगढ़ में एक साल में, और एक साल तो बहुत ऐसे बीत जाता है, आपका बेस बनता नहीं है। अगर वहां से नेशनल स्कूल ड्रामा जाना मतलब आपका बहुत बड़ा बेस बन जाएगा। अब तो यहाँ से मतलब पीछे देखने की बात ही नहीं है, अब आप आगे ही जाएंगे, आप पीछे क्यों आएंगे फिर? तो नेशनल स्कूल ड्रामा के बारे में, जो एफटीआई पूना इंस्टीट्यूट के बारे में भी सोचा था मैंने, वैसे ही जैसे एनएसडी के बारे में सोचा था। लेकिन मैं टेक्निकल आदमी बहुत कम, टेक्निकल बहुत ज्यादा मुझे समझ कम थी। मेरे को एज एन एक्टर ही ग्रो कर रहा था, और वो भी स्टेज का एक्टर, थिएटर एक्टर। तो मैंने कहा एनएसडी विल गिव मी, और रास्ते क्या थे? या तो उदयपुर आके मैं फिर से थिएटर करता, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं था, या फिर मैं दिल्ली में रह के थिएटर करता, या फिर मुंबई आके मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल करता। ये 2-3 रास्ते थे जिसमें मैंने सोचा भी, लेकिन या फिर पूना इंस्टीट्यूट, जो कि वो एक इंस्टीट्यूट था। लेकिन ये जो हुआ अपना ड्रामा स्कूल वाला, और एडमिशन होने के बाद, वहां पहुंचने के बाद ही समझ में आया कि भैया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है क्या। जो आपने एक साल जो वहां चंडीगढ़ में किया था, और लकीली में जो हमारे गुरु थे वो भी ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर एलुमनाई थे, स्टूडेंट थे, और ये साहब जो ऐसा बड़ा यहाँ पे, और जो एक्सपोजर मिला, भाषा का एक्सपोजर मिला, थिएटर का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, खूबसूरत लाइब्रेरी से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, संगीत से इंट्रोडक्शन हुआ, बाबा कानंत जैसे डायरेक्टर के साथ आपने काम शुरू किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स वहां आके आपके, फ्रिट्स बेनिविट्स कहाँ मिलते हैं हमें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं जाते, या जॉन क्लार्क नहीं, कहाँ से मिलते। तो इस तरह के डायरेक्टर्स के साथ मैंने वहां काम किया, और वो जो 3 वर्ष होते हैं सर, कब निकल जाते हैं आप। पहले साल तो आपको कल्चरल शॉक लगता है,
कि आप किस इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, आप छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं और यहाँ आपको सब खुलापन मिलता है, यहाँ हर चीज़ खुली है, हर चीज़ में आपके पास एक्सेस है और वहाँ एक कल्चरल शॉक मिलता है। सेकेंड ईयर में आप थोड़े सीरियस हो जाते हैं एकदम ही बहुत, और थर्ड ईयर में जब आते आते तो लास्ट में तो आपको पता लगता है कि आगे व्हाट नेक्स्ट। तो ड्रामा स्कूल को मैं चाहता हूं आज भी कि ड्रामा स्कूल का पास आउट स्टूडेंट को 2 साल और बॉन्ड भरवाना चाहिए, अपने अपने शहरों में जाके काम करना चाहिए और हो सके तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी, इन सब को मिलके उनको 2 साल का एक स्टाइफंड देना चाहिए, जो वो वहां रह के उस थिएटर को जो ग्रो कर सकते हैं वो डेवलप करें, डेवलप करके और वो 2 साल में वो वहां जो अगर थिएटर अगर बेस बना लेता है अपने अपने शहरों में, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान का थिएटर कहां जाएगा। नुकसान क्या हो रहा है कि 3 साल के बाद वही विद्यार्थी, उसको ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, इकोनॉमिकली वो टूट चुका होता है, नए शहर में जाएगा, अपने शहर में जाएगा, उसे नए सिरे से काम करना पड़ता है, वहां उसे कहीं पे भी कतई भी फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी हमारी मानसिकता नहीं है, शहरों में मानसिकता नहीं है कि नाटक के लिए स्पॉन्सरशिप दी जाए या नाटक के लिए पैसा दिया जाए। तो वो 2 साल वो वहां जाना ही नहीं चाहता है। वो कहता है, वो इतने इनसिक्योर हो जाता है कि उसे फिर रास्ता मिलता है मुंबई का। वो कहता है मैं कम से कम टेलीविजन सीरियल या फिल्म करता रहूंगा और साथ साथ अगर थिएटर हुआ तो करता है, लेकिन वो टेलीविजन और फिल्म और ये सब इतना डिमांडिंग होता है कि वो थिएटर छूट जाता है उससे, और वो थिएटर का वही काम आता है जो उसे एक्टिंग आती है या दूसरी चीजें आती है, वो उसको फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या टेलीविजन में या एड में वो अपना काम में लेता है और थोड़े पैसे लेता है। तो ये है। एनएसडी में जितने दिन भी रहे आप लोग 2 या 3 साल, क्या ऐसी यादें हैं जो कभी नहीं भुलाई जा सके, या कोई रोचक किस्से हैं वहां के? अरे सर बहुत है, बहुत बहुत। जॉन क्लार्क जब आए थे तो वो एक नाटक कर रहे थे, स्किन ऑफ आवर टीथ, थॉर्नटन वाइडल्स का एक प्ले है जो बड़ा ही वेस्टर्न फिलॉसफी पे था। तो वो अंग्रेज और यहाँ वो वेस्टर्न फिलॉसफी को हम समझते नहीं थे, तो हम लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे उस नाटक का। और बड़े अच्छा, मैं मेन एक्टर था उसका फिर से, तो मुझे पूरी क्लास से इतना वो होता था कि ये क्या हो रहा है यार, मत करो यार, उसको तंग मत करा करो यार, तुम लोग डायरेक्टर को तंग कर। अरे क्या कि जो जिंगल बेल और ये जो करवाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कई हमारे जो भाषाओं वाले, जैसे बांग्लादेश के एक्टर्स थे या बंगाल के एक्टर होते हैं या फिर साउथ के एक्टर होते हैं, उनको भाषा की प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको जो डायलॉग बोलते होते थे तो क्या होता था, कई हमारे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, वो विंग में बैठे बैठे वो जो डायलॉग सही बोलने जा रहा होता है, अंदर जा रहा होता है, उससे पहले कहते हैं नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ये है, तो बेचारा आके वो बोल देता था, वो बोलता था और वो बिल्कुल ही गलत डायलॉग होता था और हम सब जोरों से हंसते थे। वो हमारा जो डायरेक्टर होता था वो कहता है क्यों हंस रहे हैं आप लोग, उसे समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी मजाक है जो वो लोग। तो ये एक मतलब मस्ती वाला रहता था हमारा। और भी कई ऐसे किस्से होते थे कि ड्रामा स्कूल में एक और है कि मैं जैसे बाहर से भी कोई डायरेक्टर आता या कोई होता तो मुझे मेन रोल दे देता था। वहां पे भी एनएसडी वाले भी जो डायरेक्टर थे वो भी, तो मैं ज्यादातर नाटकों में मेन रोल करता था। थर्ड ईयर में आते आते ऐसा हो गया था कि अब अशोक भाटिया को अगर मेन रोल मिला तो हम तो स्ट्राइक कर देंगे और हुई भी। एक नाटक था क्रियोन का रोल था, वो भी ग्रीक ट्रेजेडी थी, तो उसमें हुआ था हमारी क्लास को 2 स्प्लिट करना पड़ा। दो बीएम शाह उन दिनों डायरेक्टर हुआ करते, तो बड़े तंग हो गए, बड़े परेशान हो गए थे कि यार ये क्या जाए। एक बहुत अच्छा किस्सा है, फ्रिट्ज बेनिविट्स जब आए थे तो वो कर रहे थे मिडसमर नाइट्स ड्रीम और शेक्सपियर का नाटक है, और वो कास्टिंग नहीं हुई थी, रीडिंग चल रही थी नाटक की। और उन्हीं दिनों
एम के रैना का एक नाटक चल रहा था जिसका नाम था आदमबारी चेरी ऑर्चर्ड। तो उसका सेट वेट लग रहा था, तो उस सेट पे मैं लाइट्स लगाता था और गोबर लीपना और सेट लगाना, ये सब काम, मतलब जो एक मेरे को एक्टिंग कम मिली थी उसके अंदर। फ्रिट्ज आए और एक दिन उन्होंने हमारी क्लास के सारे बच्चों के कमरों के हॉस्टल के चाबी मंगवाई और कहा कि हमको चाबियां दो। और एक बंदा साथ में हमारा, दो तीन, एक टीचर और वो सब कमरे देखने गए, खुलवा के सारे कमरे गए। और मेरा कमरा 16 नंबर, वो एकदम साफ सुथरा, क्योंकि मेरा जो रूममेट था वो मेपम वत्सल लद्दाखी और एक होरेन भट्टाचार्य जो आसाम का था। हम 3 लोग रहते थे। हमने बड़े सुंदर तरीके से चटाई वटाई बिछा रखी थी और साफ रखते थे बहुत ही, तीनों की आदत थी। तो फ्रिट्ज ने वो कमरा देखा और कहता है आई वांट टू स्टे हियर इन दिस रूम। तो फ्रिट्ज हमारे कमरे में रहे 1-1.25 महीना, वो हमारे कमरे में रहे। लेकिन ये उसके बाद की बात है, कास्टिंग अभी तक हो चुकी थी। मेरे को जो रोल मिलना था वो मेरे को हुआ कैसे। तो फ्रिट्ज मेस में जाते थे तो रास्ते में मुझे काम करते हुए देखते थे, इधर जितना जो हो रहा होता है, गोबर लीपना, ये करना, वो करना, किली ठोकना, सेट लगाना। तो एक दिन जब कास्टिंग हो रही थी तब 2-3 टीचर भी बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मिस्टर अशोक वंथिया विल प्ले बॉटम। तो किसी ने हमारे टीचर में से कहा नो सर, गिव हिम सम अदर कैरेक्टर बिकॉज ही इज टू इरेक्टेड एन एक्टर, बहुत ही किंगली रोल अच्छे करता है। तो फ्रिट्ज का एक जवाब था मेरे कि आई हैव सीन हिम, he is basically a worker and my bottom is a worker and I got that role। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। उसमें भी बड़ा एक किस्सा है कि हम लोग जब कर्नाटक गए, कर्नाटक में शो करने गए तो उडुपी में थे। पहले तो ड्रामा स्कूल में किया था 4 शो, तो लोग इतने हंसते थे, पेट पकड़ा के बैठ जाते थे, अरे बाप रे क्या नाटक है, ओहो, हंस हंस के थक जाते। फिर जब उडुपी गए तो ऑडियंस थोड़ी सी वो मिली, भाषा की उनके वहां, तो थोड़ा सा कर देती थी। हमने कहा अरे यार कॉमेडी नाटक क्या कर रहे हो। फिर हम गए, हेगड़ नाम का एक गांव है, कोटा शिवराम कारंत जो एक्सपोनेंट है यक्षगाना के, वहां पे, वहां जब शो करने गए तो 200 लोग वहां थे। और वो वहां सुपारी की खेती होती है पूरे गांव में, वैली के अंदर वो गांव है, 200-300 घर ही है वहां पे, लेकिन बड़े कल्चर्ड लोग हैं। आज प्रसन्ना जी जो हमारे हैं वो वहीं के हैं। अच्छा। या मेरा एक बैचमेट है जाम्बे, वो भी वहीं का है। बानी शरद वहीं रहती है अभी इन दिनों, एगड़ में ही रहती है। तो हम उस गांव गए तो हमारा सेट था डनलप के गद्दे लगाना, इतने डनलप के गद्दे लगते थे और उसके ऊपर ही बस सारे एक्टर चलते थे गद्दों पे, मूवमेंट इतना होता था। तो हम गद्दे ले जाने, हमने सोचा मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हमने जो चावल की फुहाल होती है उनको बोरियों में भर भर के सेट लगाया। इम्प्रोवाइजेशन है, देखिए थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है। वहां हमने नाटक किया तो उसमें बैलगाड़ी आती है और बॉटम लेके आता है बैलगाड़ी। तो प्ले चल रहा है, प्ले चलता है तो ऑडियंस को जैसे सांप सूंघ गया, कुछ हंसी, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हमारे नाटक में, कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं। हमारा नाटक चल रहा है और मेरा एक सीन है, हे थिस्बी आजा नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगा। एक चाकू होता है नकली, मैं मार रहा हूं, अपने मार दूंगा। तो उससे पहले बीएम व्यास
सुमित व्यास के पापा, वो हमारे बैचमेट है। उन्होंने वो पीछे बैलगाड़ी के पीछे कहीं छुपे हुए थे और धीरे से बोला, अरे यार ये ऑडियंस को क्या सांप सूंघ गया है क्या? और सर मुझे हंसी आ गई, वो मरने की सीन में हंसी आ गई और मैंने हंसी रोकी। और इस बात पे ऑडियंस खूब हंसी। पूरे नाटक में जो पहला लाफ्टर आया था वो इस बात पे आया था कि मैं हंसते हंसते मर रहा था। तो ऐसे कई ऐसे छोटे छोटे किस्से हमारे वहां के कि बड़ा अच्छा एक परिवार की तरह हम हो जाते हैं, बहुत ही फैमिली की तरह। अंग्रेजी फिल्में देखना वहां से सीखा मैंने। उदयपुर से तो नहीं सीखा था, चंडीगढ़ में भी बहुत कम था, लेकिन हम लोग हर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में पूरी क्लास मिलके और हम चाणक्यपुरी, जहाँ एक ही थिएटर था वहाँ पे अंग्रेजी फिल्में लगती थी, वो देखा। फिर प्रगति मैदान में वहाँ शुरू हो गया था, तब हमने वहाँ फिल्में देखने, फिर रशियन फिल्में देखने लगे, फेस्टिवल्स देखने लगे। एक्सपोजर इतना था, ओहो। आपको अगर लेना है और आप थोड़ा सा भी चाहते हैं लेना, तो ड्रामा स्कूल के से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ और है, एनएसडी के कई कलाकारों से मेरी बात होती रही है, उन सब के एक शिकायत है कि एनएसडी उन्हें मेथड एक्टिंग सिखा देता है जो कि कमर्शियल बॉलीवुड में नहीं चलता, इसलिए वो नहीं चल पाते हैं। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें एक मेथड एक्टिंग सिखा, और हम जब बम्बई, हाँ इसीलिए तो मेथड एक्टिंग किसके लिए सिखाई गई कि अपने शहर में जाके वही मेथड एक्टिंग करवाइए। बम्बई आने के लिए थोड़ी मेथड एक्टिंग करवाइए। आपको प्रॉब्लम यहां हो रही है ना बम्बई में, हिंदुस्तान के किसी और कोने में या वर्ल्ड में थिएटर कर रहे होंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको तो नहीं मान रहे हो। आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि बंबई में आके प्रॉब्लम होती है, तो फिर अनलर्न कीजिए। यहाँ पे आके पहले मेथड एक्टिंग को अनलर्न करो, अनलर्न करके यहाँ की एक्टिंग को सीखो, वापस आ जाओ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिकायत नहीं होनी चाहिए, शिकायत आपके ऊपर होनी चाहिए तो कि आप ही गलत कर रहे हो। मैं नहीं करूंगा ये शिकायत, मैं ये शिकायत नहीं है, लेकिन ये डिफिकल्टी मेरे साथ भी हुई है। तो मुझे मुंबई नहीं आना चाहिए था, मुझे मुंबई नहीं आना चाहिए अगर ये थिएटर ही करना था। जबकि आप कसमें खाते हैं, जब इंटरव्यू के अंदर तो कसम खा के कहते हो कि नहीं साहब मैं तो थिएटर ही करूंगा, जिंदगी मर जाऊंगा, अपने शहर में जाके थिएटर को ग्रो करूंगा। और फिर ये शिकायत करते हो आप आके कि मेथड एक्टिंग सिखा देती है, और यहाँ टेलीविजन की एक्टिंग थोड़ी सिखाते हैं आपको, कैमरे की एक्टिंग थोड़ी सिखाते हैं आपको। आपको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। अब अगर है तो फिर आप यहाँ की एक्टिंग फिर से सीखो या FTI जाइए। वो ड्रामा स्कूल 3 साल करने की, जो कि नसीब ने किया है, ओमपुरी ने किया है या किसी और ने, जाइए वहां पे, उन्होंने सीखा और फिर आ गए और कोई प्रॉब्लम। हाँ हमें भी बहुत दिक्कतें हैं, आज भी आती होंगी कि हम मेथड एक्टिंग में फंसे हुए हैं, उससे निकल क्यों नहीं पाए। या जो आज का एक्टर हमारा है टेलीविजन में या फिल्मों में, 90% बहुत सक्सेसफुल नहीं है। ड्रामा स्कूल का भी एक्टर काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ ही स्टार बन रहे हैं, कुछ ही कमाल के एक्टर निकल के आ रहे हैं। लेकिन काम ठीक है, काम सबको मिलेगा, लेकिन बड़े एक्टर कहां बन रहे हैं। बड़े एक्टर तो कितने स्टूडेंट्स हैं हम लोग यहाँ पे, करीब 1500-1800 में कितने हैं जो बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने मेथड एक्टिंग भी सीखी और उसको मुंबई में आके नया एक, जिसे कहते हैं कि अपना टेलीविजन की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग को उसमें अमलगमेशन किया, और उस मेथड एक्टिंग को यहां कैसे इस्तेमाल करना है उसको अगर सीख लिया, वो सक्सेसफुल हुआ है। तो वो तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो एक बहुत खूबसूरत बात है कि अगर, इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हर स्टूडेंट को मुंबई 2 साल तो नहीं आना चाहिए। अशोक बंटिया जी, फिल्मी संगम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।